कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र। कक्षा 11 विषय अर्थशास्त्र पाठ 6 बाजार। प्रश्न नंबर 5। अल्पहस्तक एकाधिकार का अर्थ बताकर लक्षण समझाइए। अल्पहस्तक एकाधिकार का अर्थ बताकर लक्षण समझाइए। प्रोफेसर स्टिगलर के अनुसार अल्पहस्तक एकाधिकार एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें इकाई अपनी बाजार संबंधित नीति अपने स्पर्धियों के अंदाजित व्यवहार के आधार पर बनाती है। अल्पहस्तक एकाधिकार एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें इकाई बाजार से संबंधित नीति स्पर्धियों को अपने प्रतिद्वंदियों को अंदाजित व्यवहार के आधार पर बनाती है। प्रोफेसर बोमल के अनुसार अल्पहस्तक एकाधिकार यह एक ऐसा बाजार है जिसमें अल्प विक्रेताओं में से कुछ विक्रेता बाजार में इतना बड़ा कद रखते हैं कि वे बाजार की कीमत को प्रभावित कर सकते हैं। अल्पहस्तक एकाधिकार के लक्षण। अल्प विक्रेता एवं असंख्य क्रेता। अल्पहस्तक एकाधिकार वाले बाजार में उत्पादक या विक्रेता अल्प संख्या में होते हैं। यहाँ पर इकाइयों की संख्या खूब मर्यादित होती है। सामान्य रूप से ऐसे बाजारों में इकाइयों की संख्या 2 से लेकर 20 तक की होती है, जिसके कारण अल्प विक्रेता बाजार पर एकाधिकारशाही प्रकार का नियंत्रण रखते हैं। एकाधिकारशाही नियंत्रण रखते हैं, इसलिए बाजार को अल्पहस्तक एकाधिकार के नाम से जाना जाता है। जब बाजार में क्रेता असंख्य होते हैं तो उससे व्यक्तिगत रूप से क्रेता का अस्तित्व खूब छोटा होता है। इसके कारण क्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। क्रेता वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। नंबर 2, समगुणधर्मी या प्रतिस्थापन वस्तुएं। समगुणधर्मी या प्रतिस्थापन वस्तुएं अल्पहस्तक एकाधिकार वाले बाजार में समान गुणधर्म रखने वाली नज़दीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय किया जाता है। जब बाजार में इकाइयां समगुणधर्मी वस्तु का उत्पादन एवं विक्रय करती हैं, तब बाजार को संपूर्ण अल्पहस्तक एकाधिकार कहा जाता है। जैसे नमक, चाय इत्यादि के विक्रेता। इसी प्रकार से जब नज़दीकी प्रतिस्थापन वस्तुओं का उत्पादन एवं विक्रय करती हैं, तब बाजार को अपूर्ण अल्पहस्तक एकाधिकार वाला बाजार कहते हैं। उदाहरण स्वरूप कोल्ड ड्रिंक का बाजार, मोटरसाइकिल का बाजार इत्यादि। समान गुणधर्म रखने वाली वस्तुओं का बाजार में जब विक्रय किया जाता है तो उसे ऐसे समान गुणधर्म वाली वस्तुएं जब विक्रय की जाती हैं तो वहाँ पर संपूर्ण अल्पहस्तक एकाधिकार कहते हैं। जब उनमें समान गुणवत्ता नहीं होती तो उसे अपूर्ण अल्पहस्तक एकाधिकार कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक और मोटरसाइकिल का उदाहरण दिया है। नंबर 3, इकाइयों का प्रवेश। अल्पहस्तक एकाधिकार वाले बाजार में नई इकाइयों का प्रवेश अल्पहस्तक एकाधिकार के प्रकार के अनुसार मुक्त या प्रतिबंधित होता है। मुक्त होता है या प्रतिबंधित होता है। यदि बाजार में मुक्त अल्पहस्तक एकाधिकार प्रवर्तमान हो तो उस समय नई इकाइयों के प्रवेश मुक्त होते हैं, अर्थात कोई भी इकाई इसमें प्रवेश कर सकती है। यदि प्रतिबंध वाली स्थिति हो तो उसमें प्रतिबंधित अल्पहस्तक एकाधिकार की स्थिति प्रवर्तमान हो तो उसमें नई इकाई प्रवेश नहीं कर सकती, अर्थात उस इकाई के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। नंबर 4, विक्रय खर्च। विक्रय खर्च अल्पहस्तक बाजार का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। इसमें जो खर्च किया जाता है, जैसे वस्तु को आकर्षक बनाना, उपयोगी पैकिंग करना, परिवहन खर्च, विक्रय, थोक एवं फुटकर व्यापारियों को चुकाई गई रकम, शोरूम सेल्समैन के पीछे किया गया खर्च इत्यादि, ये सब विक्रय खर्च के रूप में गिने जाते हैं। लेकिन अल्पहस्तक एकाधिकार में स्पर्धा खूब तेज होने से विक्रय खर्च खूब उपयोगी होता है। अल्पहस्तक बाजार में प्रतिस्पर्धा तीव्र होती है तो ऐसे समय पर विक्रय खर्च उपयोग होता है।
इस बाजार में उत्पादक व्यापारियों की मर्यादित संख्या के बीच स्पर्धा होने के कारण उत्पादक या व्यापारी क्रेताओं अर्थात ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देते हैं, जिसे हम विक्रय खर्च के रूप में जानते हैं। और कई इकाइयाँ विक्रय वस्तु के विक्रय के बाद की सेवाएं देकर के ग्राहकों को आकर्षित करती हैं, जिसे विक्रय खर्च के रूप में जाना जाता है। नंबर 5 नेक्स्ट पेज पर परस्परावलंबन अल्पहस्तक एकाधिकारी वाले बाजार में उत्पादक या विक्रेता अल्प संख्या में होते हैं अर्थात कम होते हैं। यहाँ पर उत्पादक या विक्रेता की संख्या अत्यंत कम होने के कारण एक दूसरे के बारे में जानकारी रख सकते हैं। जैसे कार उत्पादक, इनकी गिनी चुनी संख्या होने के कारण एक दूसरे पर छोटी से छोटी वस्तुओं की ये माहिती रखते हैं, अर्थात अपने प्रतिद्वंदी की वस्तु की गुणवत्ता की गहराई से नज़र रखते हैं, जिसके कारण जब अपनी खुद की वस्तु की गुणवत्ता या कीमत के संदर्भ में निर्णय लेने का हो तो इच्छुक हों, तब उन्हें प्रतिद्वंदी के व्यवहार पर अथवा दूसरे प्रकार से अवलंबित रहना आवश्यक होता है या अवलंबित रहते हैं। जैसे कोई वस्तु उन्होंने टैक्सी तैयार की या गाड़ी बनाई, उसकी कीमत क्या रखनी है, उसमें क्या खूबी है, या उसकी गुणवत्ता को ध्यान में रखना आवश्यक होता है, जिससे अपनी वस्तु उसके सामने कैसे निश्चित करनी है, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। नंबर 6 कीमत स्थिरता या त्रुटक मांग रेखा। अल्पहस्तक एकाधिकार में इकाइयों की संख्या अल्प होती है और इकाइयाँ परस्परावलंबी होती हैं। इसके कारण यदि कोई एक इकाई अपनी वस्तु की कीमत घटाती है तो मांग के नियम के अनुसार अन्य इकाइयों की वस्तु की कीमत की तुलना में उस इकाई की वस्तु की कीमत कम होने से वस्तु की मांग में विस्तार होगा और दूसरी तरफ प्रतिस्पर्धी इकाइयों की मांग में कमी अर्थात संकुचन होगा। यदि स्पर्धा इकाई ऐसा न होने देना चाहती है तो उन्हें भी अनिवार्य रूप से अपनी वस्तु की कीमत घटानी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धी इकाइयाँ भी वस्तु की कीमत घटाती हैं और ये घटते घटते निम्न स्तर पर ये कीमत निम्न स्तर पर पहुंच जाती है, जहां से अधिक कीमत घटाना संभव नहीं होता। दूसरी तरफ अगर कोई इकाई वस्तु की कीमत बढ़ाए तो उसकी वस्तु की मांग घटेगी, जिसका लाभ प्रतिद्वंदी या प्रतिस्पर्धी इकाई को होगा। इसलिए प्रतिस्पर्धी इकाई कीमत घटाने का तो अनुसरण करती हैं, लेकिन कीमत बढ़ाने का अनुसरण नहीं करती। कीमत घटाती हैं तो घटा देती हैं, लेकिन अगर कोई इकाई कीमत बढ़ाती है तो प्रतिस्पर्धी इकाई कीमत नहीं बढ़ाती, क्योंकि वह उसका लाभ लेती है, जिससे इस बाजार में वस्तु की कीमत किसी एक स्तर पर जाकर के जड़ हो जाती है या स्थिर हो जाती है। कारण कि बाजार में वस्तु की मांग रेखा खांचे वाली अर्थात मोड़दार बनती है, जिसको हम मांग की त्रुटक रेखा कहते हैं। त्रुटक मांग रेखा कहते हैं, मांग की त्रुटक रेखा कहते हैं। ऐसा स्पष्ट होता है।